नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। साथ ही आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इसी के साथ ही साथ अपने सवाल आप हमें सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी भेज सकते हैं। ये 9167329108 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें संपर्क कीजिए। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक क्विक अपडेट के साथ। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। करीब 80 अंक ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी, करीब 140 अंकों की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी फेवरेबल है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आज नतीजों के चलते और ढेर सारी खबरों के चलते सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफी ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस बीच देखिए लगातार हमारी ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर नजर बनी हुई है और एमएनएम के नंबर्स आ चुके हैं। ऑटो बिक्री 36% बढ़ी है एमएनएम की। और यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की अगर बात करेंगे तो 16% की बढ़त देखने को मिल रही है। इस वक्त जो शुरुआती इंडिकेशन मिल रहा है एमएनएम से वो हम देख सकते हैं कि हल्का हमारे अनुमान से कम है। थोड़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पैसेंजर व्हीकल हालांकि यहाँ पर शानदार यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 54% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। एमएनएम ये जो नंबर्स आए हैं शुरुआती, उसके बाद सपाटी कारोबार और अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। लेकिन तमाम ऑटो बिक्री के आंकड़े जो हम देख रहे हैं काफी मिले जुले नंबर्स आ रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल एक तरफ काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट होंगे एमएनएम के केस में, एक एक करके हम नंबर्स देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों ने यहाँ पर निराश किया। 10% की कमी देखने को मिल रही है एमएनएम के आंकड़ों में। लेकिन स्टॉक में ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं है इसका और स्टॉक इस वक्त फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट थोड़ा हरे निशान में यहाँ से निचले स्तर से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए क्विकली इस पर राय ले लेते हैं एक्सपर्ट से भी। हमारे साथ आस्था जैन और कुणाल रामभिया भी मौजूद हैं। कुणाल, एमएनएम के अभी बिक्री के आंकड़े आए हैं, आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक में? ये जो नंबर्स आ रहे हैं उसके देखने के बाद स्टॉक में ज्यादा कुछ रिएक्शन देख रहे हैं या कुछ रणनीति सुझाएंगे इस पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। अगर हम ओवरऑल एमएनएम के फॉर्मेशन की बात करें तो करीब 15 से 20 दिन हो गए ये काउंटर कंसोलिडेशन में है और इसका जो कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है चार्ट पे वो है 1230 से लेके नीचे की बाजू है 1200। ये एक रेंज में बन रहा है। अगर ये काउंटर डिसाइसिवली 1230 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक इसमें 1290 से 1300 तक के लेवल्स भी हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। सो व्यूअर्स को एडवाइस होगी कि एक ब्रेकआउट की वेट करें। 1230 के ऊपर इसमें खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो एमएनएम के नतीजे कमज़ोर आए हैं बिक्री के और हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड बैग ऑफ नंबर्स हैं। लेकिन आस्था हमने लास्ट वीक बाजार में पूरे हफ्ते तेज़ी देखी। अब 18,000 जो 900 के आसपास का जो रिकॉर्ड हाइज है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए। हालांकि फेड की मीटिंग आज फोकस में रहेगी, कल रात को उसका फैसला आएगा। आप ये बताइए कि बाजार में आपका क्या नज़रिया बन रहा है यहाँ से, और किसी को अगर नई तेज़ी करनी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजे बहुत ज़्यादा हम अच्छे नहीं कह सकते लेकिन ख़राब तो कतई नहीं है। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मेरे हिसाब से नंबर्स जो भी आ रहे हैं वो मिक्स्ड हैं, क्योंकि हम हर बार जो रिजल्ट्स ट्रैक करते हैं तो इस बार थोड़ा सा रिजल्ट्स इतने सॉलिड नहीं दिख रहे हैं जितना मैं लास्ट इतने सालों से ट्रैक कर रही हूँ। लेकिन ये भी सही बात है कि बहुत खराब भी नहीं है, तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी सारी आंखें टिकी हुई है फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे और आई थिंक वो तो फिर भी 25 बेसिस पॉइंट का एक ऑलरेडी जिसे कहते हैं अकाउंटेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमेंट्री किस तरह की आएगी वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फेड की तरफ से कुछ भी कमेंट्री अगर हॉकिश आती है तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर वापस से थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक हो सकता है कि थोड़ा दबाव दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इंडियन मार्केट्स, और अभिषेक जी आप मानेंगे नहीं, आपके चैनल पे मैं तकरीबन 1 महीने से, शायद मार्च के बाद से ही मैंने बोलना चालू किया कि इंडियन मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब भी पीक आउट हुआ है तो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फंड्स का फ्लो
हुआ है और इंडिया उसमें सबसे बढ़िया पोजीशन में है अभी। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन मार्केट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे ही रहेंगे, नतीजे भी कुछ खास खराब नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फेड के डिसीजन से ऊपर-नीचे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स में यहाँ पे तेज़ी आगे जारी रहेगी। बीच-बीच में थोड़े से हिकअप्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे। तो जिन्होंने लिया हुआ है, वो बिल्कुल अपनी पोज़ीशंस को कंटिन्यू करें, नई पोज़ीशंस के लिए थोड़ा-सा डिक्लाइन का वेट करें, अभी ना खरीदें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँ। ठीक है। तो ये है व्यू बाजार पर कुछ समय के लिए थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन मार्केट्स में काफी शानदार तेजी देखने को उम्मीद की जा रही है। लेकिन कल के बड़े इवेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। और इस बीच काफी ओवर द वीकेंड काफी ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आए। इसमें M&M फाइनेंस ने भी इस बीच अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इस पर देखिए स्टॉक में करीब 5% तक की तेजी भी देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स आ रही है, वो भी काफी पॉजिटिव है। CLSA ने टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है और यहाँ पर प्रोविजनिंग के आंकड़ों में जो बड़ा सुधार आया है उससे मुनाफे को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट इस पर जुड़ चुके हैं। कंपनी के MD और वाइस चेयरमैन रमेश अय्यर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, थैंक यू सो मच इतना उस प्रदेश को समय देने के लिए। इस बार चौथी तिमाही में करीब डिसबर्समेंट में आपके 50% ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी शानदार थी। बट आगे के लिए पाथ कैसी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इस बीच हम कमजोर मॉनसून की भी बात कर रहे हैं। FMCG कंपनियां भी कहीं ना कहीं जो रूरल इनकम है वहां पर स्ट्रेस की बात कर रही है, लीनो इफेक्ट की बात हो रही है। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अब आगे के लिए आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, स्पेशली रूरल स्पेस में किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहां तक हमारा सवाल है, हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द कंट्री डिमांड काफी अच्छी है और सारा ही गाड़ी के लिए डिमांड अच्छी है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, रीफाइनेंस, सेकेंड हैंड गाड़ियों पे हो या न्यू व्हीकल्स पे हो। और हम मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी डिसबर्समेंट ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि सेम वॉल्यूम में डिसबर्समेंट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि व्हीकल की कीमत बढ़ेंगी। सो जैसे जैसे व्हीकल की कीमत बढ़ते हैं, सेम वॉल्यूम्स में डिसबर्समेंट थोड़ी सी ठीक रहती है। तीसरी बात ये कि हम जिस कस्टमर सेगमेंट के साथ काम करते हैं, ये सारा अर्न एंड पे सेगमेंट है। एक लार्ज पोर्शन हमारी अर्न एंड पे सेगमेंट कस्टमर है और हम देख रहे हैं उनकी अर्निंग्स आज के दिन में काफी अच्छी है, चाहे वो टूरिज्म से हो, पीपल मूवमेंट से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, जिस तरीके से भी हो, सारा कस्टमर की अर्निंग्स काफी अच्छी। अगर हम इस सबको मिलाकर देखते हैं तो इस तरीके का डिसबर्समेंट आगे भी काफी अच्छा रहेगा और हम थोड़ी सी मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। और हम न्यू सेगमेंट्स जो एंटर किए हैं, जैसे एफ्लुएंट पर्सनल सेगमेंट, जहां हम कॉम्पिटिटिव स्कीम्स ऑफर करते हैं, जिस वजह से हमें वॉल्यूम्स मिलती है और हमारी मार्केट शेयर वहां भी बढ़ रहा है। और SME, लैब, पर्सनल लोन, हमारी जो न्यू सेगमेंट जहां हमने अब एंटर किए हैं, इसको अगर जोड़ के देखते हैं तो ओवरऑल हम समझते हैं कि इस तरीके का डिसबर्समेंट मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अय्यर साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आपके AUM ग्रोथ की यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ आई है वो किस सेगमेंट से ड्राइव हो रही है, और आप ये भी बताइए कि अगर आप मौजूदा स्तर से इस ग्रोथ को अगर आप 3 साल में अगर डबल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा? क्या आपको लगता है कि आपने जो टारगेट खुद से अपने लिए सेट कर रखा है वो आप अचीव कर पाएंगे? जिस तरीके से मैंने अभी समझाया, हम न्यू प्रोडक्ट्स अब हमने लॉन्च किए हैं, SME हो, लैब हो, पर्सनल सेगमेंट हो, ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ में कम से कम 10 या 12% ग्रोथ जो है इस प्रोडक्ट से आएगी। जहां तक हमारे पर्सनल सेगमेंट, एफ्लुएंट सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा इस सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन अब हम वहां पर भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, हमें मार्केट शेयर की गेन वहां से मिल रही है। जहां तक ओवरऑल डबलिंग ऑफ बैलेंस शीट की बात है, हम 2022 से लेकर के 25 तक की हमारी स्ट्रैटेजी हमने पुटअप की थी, जो हमने बात की थी कि हमें बैलेंस शीट को डबल करना है, विच मींस 25-27% ग्रोथ मेंटेन करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि हम वेरी वेल उसकी ओर ट्रैक कर रहे हैं और हमारी ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री है, सारा स्टेट में है, एंड देयरफॉर ग्रोथ किसी एक जगह से, एक प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, हमें ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगा। और इस बार अनदर एडिशनल 200 ब्रांचेस भी हम ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हम और डीपर पेनिट्रेट करेंगे।
कम से कम 15 to 17% हमारी जो मंथली बिजनेस है ये हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर से या एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफर करते हुए आती है। तो एक हमारे लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। अगर ये 4 या 5 चीज को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो डबलिंग ऑफ बैलेंस शीट बाय 25 फ्रॉम अ बेस ऑफ 22 हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट है कि हमें अचीव करना इजी पड़ेगा। ऑलराइट। और इसके अलावा रमेश जी, आपके नतीजों में इस बार हमने देखा कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, प्रोविजन राइट बैक हुए हैं, ऑफ कोर्स रिकवरी काफी अच्छी हुई है इस तिमाही, जिससे कि सहारा मिला है एसेट क्वालिटी को। तो आने वाले समय के लिए क्या ये इसमें और सुधार देखने की उम्मीद आप कर रहे हैं? अगर जिस कस्टमर के साथ हम काम कर रहे हैं अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, ये सब अर्न एंड पे कस्टमर है। जब ये बेचारे नहीं कमाते हैं तो डेफिनेटली ओवरड्यू बढ़ जाती है, हमारे एनपीए बढ़ जाती है, जो हमने 2 साल पहले देखा था। उस बार भी हमने ये बताया, लगातार बताते रहे कि इस कस्टमर ऐसे हैं, ये सब सर्कमस्टेंशियली हिंट है, ये इंटेंशनली कोई डिफॉल्टर नहीं है। और जैसे जैसे ये लोग कमाना शुरू करेंगे ये अपना इंस्टॉलमेंट वापस दे देंगे। और आप अगर लास्ट 7, 8, 9 क्वार्टर से अगर हमारी नंबर्स को देखें, हर महीना हर क्वार्टर लगातार इंप्रूवमेंट नजर आता है। एंड ये सब हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो रीपे कर रहे हैं इस वजह से है। जो कोई कस्टमर पैसा नहीं दे पाता है, वो अपने गाड़ी सरेंडर करना चाहता हो, तो हम उस कस्टमर की गाड़ी लेकर के उसमें भी ट्रांजैक्ट करते हैं। हम काफी कस्टमर को सेटलमेंट भी दिए हैं जो इस डिफिकल्ट टाइम से गुजरे हैं। सो ओवरऑल अगर देखें, रिकवरी, सेटलमेंट्स एंड एडजस्टिंग अगेंस्ट टर्मिनेशन और सरेंडर ऑफ व्हीकल की वजह से ओवरऑल इंप्रूवमेंट हमें क्रेडिट में देखने मिला है। रमेश जी, आखिर में एक सवाल ना आपके विस्तार योजना पर हम कर लेते हैं। हम आपसे पता चला है कि आप जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर 200 ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया चीज़ ये हो रही है कि ऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आपको किस तरह का पोटेंशियल दिख रहा है और किस तरह के आप रिटर्न्स की उम्मीद उन इलाकों से कर रहे हैं आप? देखिए, हम जो ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि काफी कुछ कंपटीशन हमें देखने मिल रहा है। हम ब्रांचेस इसलिए ऐड करते हैं कि हमारी कोई एग्जिस्टिंग ब्रांचेस इतनी बड़ी हो जाती है तो हमें उसे ब्रेक करते आगे और ब्रांचेस बढ़ानी पड़ती है जहां पे हम कस्टमर ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात है कि हम रूरल में इतना ज्यादा काम करते हैं, काफी कस्टमर चाहते हैं कि वो ब्रांच में आए, वो अपनी इंस्टॉलमेंट भरें, सर्विसेज वहां से ले। हम जितना ही चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर आज भी फिजिकल मोड पे आना चाहते हैं, लोगों को मिलना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं। और जो हम सेल्फ जनरेट करते हैं बिजनेस, इसका भी हमें इससे काफी फायदा होता है अगर हम डीप रूटेड ब्रांचेस ओपन करते हैं। तो इसलिए आज तक हमारी 1500 प्लस ब्रांच, 1600 प्लस ब्रांचेस है और 200 ब्रांचेस ऐड करते हैं तो हम और डीप रूरल पहुंच जाएंगे। आज हम लगभग अबाउट 400,000 विलेजेस में आज हमारी कस्टमर है। अगर इन कस्टमरों को सर्विस देना, अगर इनको एक सुविधा देनी है तो हमें ब्रांच भी ओपन करना पड़ेगा और किसी के साथ पार्टनरशिप करके इनको उस सर्विस प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। इस वजह से हम जो है ब्रांचेस ओपन करते हैं। जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो ये थे M&M फाइनेंस के एमडी और वीसी रमेश अय्यर, नतीजों पर बात कर रहे थे और शानदार नंबर्स आए हैं और आगे भी ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगी, इसका भी उन्होंने भरोसा जताया है। अब इस वक्त तो 4.5% ऊपर है, बट आस्था, अभी आप मैनेजमेंट को भी सुन रही थी और नतीजों को भी आपने एनालिसिस किया होगा। क्या लग रहा है आपको M&M फाइनेंस इन स्तरों पर कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि CLSA भी अब 310 के ऊपर के टारगेट्स देख रही है इस कंपनी के लिए। M&M फाइनेंस क्या अभी भी मौका है अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है ये काउंटर और मेरे टारगेट्स तो यहाँ पे 330 तक के हैं। सो देखा जाए तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि एनबीएफसीज जो इस बार के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी काफी बढ़िया एक तो क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। प्लस मार्जिन्स में भी ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छा फायदा इनको हो रहा है और ये एक कैंडिडेट ऐसा है कि बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और इसमें टारगेट लॉन्ग टर्म में 330 का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 300 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, छोटी अवधि में 300 रुपए तक के लक्ष्य आपको M&M फाइनेंशियल्स मिल सकते हैं और NBFC स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि आज वहां पर मोमेंटम बना भी हुआ है। M&M फाइनेंस पर ये भी हो। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। गुजरात से संजय का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए और इनके पास है टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर 50 की संख्या में 175 रुपए के भाव पर, और 175 वाला जो शेयर इनका है वो 1600 रुपए के आसपास है। 52
हफ्ते के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा ये नीचे आया है। 1684 रुपये का इसका 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर है और साल भर में ऑलमोस्ट 3 गुना ये शेयर हो गया है। हालांकि छोटी साइज़ की ही कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। आस्था, इसको आप ट्राई करते हैं क्या? टैनफैक इंडस्ट्रीज़, ज़रा इसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आपके पास हो वो भी शेयर कर दीजिएगा। और चूंकि इनको इतना बड़ा मुनाफा हो गया है इनके प्राइस से, तो हालांकि बहुत पुरानी होल्डिंग लग रही है ये, क्योंकि निश्चित तौर पर ये 4-5 साल पुरानी होल्डिंग होगी टैनफैक में। आपका व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, जहां तक कंपनी का सवाल है, मेरे हिसाब से चेन्नई की ये कंपनी है और एल्यूमिनियम फ्लोराइड करके ये लोग बनाते हैं। जहां तक मुझे इसका थोड़ा बहुत याद आता है बिजनेस, लेकिन लेटेस्ट में मैंने क्योंकि इसे अभी ट्रैक नहीं किया है तो मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाऊंगी। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि ये कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है और मेरे हिसाब से अगर नतीजे यहाँ पे अच्छे रहे होंगे तो शायद काफी बढ़िया ये अपने को परफॉर्म करता हुआ, अगर पहले के भी अच्छे रहे होंगे और आने वाले भी अच्छे आएंगे तो ये और भी अच्छा तेजी में होगा। लेकिन इनको काफी बढ़िया यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो नतीजों को रिव्यू करके एक बार अपनी पोजीशन को वापस से रिव्यू करें। ओके, ठीक है। तो ये है राय टैनफैक इंडस्ट्री पे। अगला सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। मेरा सवाल तो महिंद्रा सीआईई पे था, वो पिछली बार मैं पूछा भी था, लेकिन मैं अब तो उसको रिपीट कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और है। महिंद्रा सीआईई के मैंने 10,000 शेयर 200 रुपए पे लिए थे और 426 रुपए पे बेच दिए थे और वापस मैंने 363 पे 10,000 फिर वापस ले लिए थे, तो मैंने इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अब मेरा सवाल एक बजाज कंज्यूमर केयर के ऊपर है। बजाज कंज्यूमर केयर के मेरे पास 25,000 शेयर हैं और उसका एवरेज मेरा लगभग 190 के आसपास आ रहा है। और अब मैं चूंकि इसको होल्ड करना चाहता हूँ लंबे समय के लिए, तो कल इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर मेरा जो कॉन्फिडेंस आया, वो पहले इसमें एफआईआई घटे थे लेकिन अब ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और प्रमोटर ने भी इसमें स्टॉक बढ़ाया है, एआईआई ने भी स्टॉक बढ़ाया है। तो इस चीज के कारण चूंकि बाईबैक भी आ रहा है 240 पे और वो मार्केट से खरीद रहे हैं, तो लास्ट में 6 महीने के बाद में जब उसको खरीदेंगे तो नेचुरली इसका प्राइस अप करेंगे और कल डिविडेंड भी देगा ये। तो इसके विषय में मैं इसको होल्ड करूं, मैं 5-6 साल के लिए इसको होल्ड कर सकता हूं, तो इस पे क्या विचार है ये मुझे जानना है। बिल्कुल जी राजेश जी, मुझे अच्छी तरह से याद है हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि आप जिस तरीके से अपना सवाल पूछ रहे हैं मुझे ध्यान है महिंद्रा सीआईई में भी आपने काफी अच्छी रिसर्च करके अपने पॉइंट्स रखे थे और उसमें आपको शानदार मुनाफा भी हो रहा था, उसमें आपको राय हमने दिलवा भी दी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वापस से हमें संपर्क करने के लिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको महिंद्रा सीआईई में तो राय मिल गई होगी, काफी शानदार गेन हो रहा है आपको, इस पर हमने आपकी तारीफ भी काफी की थी। बजाज कंज्यूमर पर एक बार आपको राय दिलवा देते हैं। आस्था, आप सजेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, एवरेज प्राइस है इनका इस वक्त 190 रुपए के आसपास और कल जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल नतीजे आने वाले हैं, नतीजे के पहले 2% ऊपर भी है ये स्टॉक। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको, और अगर इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो तो क्या बने रह सकते हैं स्टॉक में, या फिर कोई दूसरा स्टॉक इनको सुझाएंगे आप? देखिए, ये कंपनी तो अच्छी है लेकिन लास्ट क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी जो हेयर ऑयल कैटेगरी थी वहां से हमें देखने को मिल रही थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी अगर रूरल डिमांड ये वापस से आ गई तो इनको वापस से फायदा होता हुआ नजर आएगा और रिजल्ट्स कल ही हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से होल्ड करिए। मे बी अगर ये क्वार्टर अच्छा नहीं भी रहा, यानी कि चौथी तिमाही जो FY23 के वो इतने बढ़िया पेश भी नहीं किए, तो मुझे लगता है Q1 FY24 अच्छा आएगा, क्योंकि रूरल डिमांड के साइंस आ रहे हैं। और आप देखिए पूजा, जिस तरह से FMCG कंपनीज अभी यहाँ पे बढ़िया नतीजे पेश करती हुई नजर आ रही है, तो डेफिनेटली रूरल डिमांड कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट प्ले कर रही है इन अच्छी नतीजों को लाने में। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी यहाँ पे ठीक नतीजे पेश करनी चाहिए, और नहीं भी कर पाई तो Q1 ऑफ FY24 यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो अभी तो मैं बिल्कुल होल्ड करने की सलाह देती हूँ। 190 की कॉस्ट प्राइस है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, तो बिल्कुल बने रहे। ठीक है, बजाज कंज्यूमर पर बने रहने की सलाह है। और थोड़ी देर पहले हमारी मृणाल सिंह से बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि रूरल इकोनॉमीज़ में जो कंपनीज़ हैं उनसे जो जुड़ी हुई वो आगे सरप्राइज़ भी कर सकते हैं आपको, और बजाज कंज्यूमर पर आस्था की भी होल्ड करने की सलाह आ रही है।
इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाजार हम देख रहे हैं कि 18,150 के ऊपर है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी है और आज ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत बाजार के लिए बहुत अच्छे हैं। सिक्सर लगाकर आज बाजार कर रहा है ट्रेड, लगातार छठे दिन तेजी। सवालों को शामिल करेंगे। मुंबई से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, RK दत्ता जी। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार। हेलो जी, हेलो। सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये मेरा सवाल था, अच्छा ये नाइका का जो शेयर है वो तो पहले तो 1,500 के वो आसपास से, 1,000 के ऊपर 1,500 के आसपास से रेट में जाता था, अभी क्यों इतना एकदम बिलो 150 तक भी आ गया, क्या हो गया? और जरा जी आप बता पाएंगे कि आपने कब लिया था ये स्टॉक? ये शायद मुझे लग रहा है स्प्लिट खरीदे आपकी, इस वजह से आपको थोड़ी यहाँ। हेलो जी ठीक है, सवाल समझ गए हम आपका। आस्था आप सजेस्ट करिए, क्योंकि बीच में हमने नवंबर 2022 के आसपास हमने देखा था स्टॉक स्प्लिट हुआ था इसमें, जिसकी वजह से जो भाव है वो थोड़ा नीचे आ गया और वो एडजस्टमेंट जो है वो इनके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, तो इस वजह से इनको थोड़ी टेंशन हो गई, भाव देखकर, अमाउंट देखकर थोड़ी टेंशन हो गई होगी इनको। लेकिन अभी क्या करें स्टॉक में? आज तो 4% ऊपर है, बट ओवरऑल आपका व्यू क्या बन रहा है और आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? स्टॉक में बने रहने की राय देंगी? नायका अच्छा लग रहा है आपको या फिर इन्हें स्विच कर लेना चाहिए? देखिए, जो पहले के नतीजे थे वो तो इतने अच्छे नहीं थे Q3 के, लेकिन अभी जैसा कि पूछ रहे थे कि एकदम से क्या हो गया, इतना तेज हो गया, तो मुझे लगता है जो कंपनी ने यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़े चेंजेस किए हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी चेंजेस हुए हैं, वो एक काफी बढ़िया स्टेप है कंपनी के आगे की ग्रोथ के लिए, और उसकी वजह से शायद मार्केट एक थम्स अप देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सब चीजें तभी फायदा करती हैं जब आप उनको नतीजों में दिखला सके, तो नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की तेजी तो इसी वजह से होगी, लेकिन आने वाले समय में नतीजों पे पूरी नजर रखिए। अभी तो होल्ड करने की ही सलाह है, लेकिन अगर नतीजे खराब आते हैं तो वापस से ईटी नाउ पे एक बार कॉल करके पोजीशन रिव्यू करा लें। हाल फिलहाल में मैं अभी तो होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ, क्योंकि स्टॉक ने एक थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। ठीक है, आप अपने जो स्टॉक है वो होल्ड करिए, और प्राइस में जो ये इतनी बड़ी आपको डिफरेंस दिख रहा है उसकी वजह भी हमने आपको बताई। ये आपने शायद स्प्लिट के पहले लिया था, उसके बाद ये करेक्शन प्राइस में आ रहा है, तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है आपका, जिस भी कंपनी के साथ डीमैट अकाउंट है, आप उनसे बात करके संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अपनी मौजूदा पोजीशन को होल्ड करिए, आगे और भी तेजी के लिए नतीजे आए तो फिर से रिव्यू कर लीजिए स्टॉक को। अच्छी तेजी है, लेकिन आपके सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज क्या है कमोडिटी की ABCD में खास। विश्व मोहन हमारे साथ। कमोडिटी की ABCD में ऑप्शन के नेक्स्ट लेवल की क्लास करेंगे, जहां पर ग्रीक के बारे में बात करेंगे। अगर आप ग्रीक नहीं समझते हैं तो कभी भी आप ऑप्शन में बेहतर ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस किस तरह से ऊपर नीचे जाएंगे, अब हमेशा आप जानने की कोशिश कर दूंगे प्रीमियम के भाव कैसे बढ़ते हैं, तो वो डेल्टा के जरिए समझ सकते हैं। कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। वहीं पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है वो माइनस में रहेगा, -1 से 0 के बीच में होता है। अब मान लीजिए अगर आप निफ्टी या फिर गोल्ड में ट्रेड करते हैं, 60,000 के आसपास का गोल्ड का भाव है, अगर उसका कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेल्टा अगर 0.5 है, भाव अगर 60,100 रुपये हो गया तो उसके प्रीमियम में कितना बढ़ोतरी होगा? तो 100 को अगर आप डिवाइड कर दें डेल्टा से 0.5 से, तो 50 रुपये बढ़ोतरी होगी। वहीं तेजी है तो पुट ऑप्शन का भी डेल्टा अगर 0.5 है तो 50 रुपये पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा। अब गामा पे चलते हैं कि गामा कैसे कैलकुलेट होता है। तो गामा कैलकुलेशन, गामा ये बताता है कि डेल्टा में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है आगे। अगर 0.03 है, अगर भाव अगर ऊपर की ओर जाते हैं, अगर गामा 0.03 है तो 0.5 का डेल्टा 0.53 हो जाएगा। तो गामा उस बात को दर्शाता है। अब गामा के बाद चलते हैं थीटा पे और
साथ ही वेगा पे सबसे पहले थीटा समझिए कि थीटा हमें बताता है कि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू की कितनी अहमियत है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब जाते हैं तेजी से ऑप्शन के प्रीमियम खत्म होते जाते हैं, तो इसमें फायदा होता है राइटर्स को और नुकसान हो जाता है बायर्स को, क्योंकि टाइम वैल्यू का काफी महत्व होता है ऑप्शन में। आप जब भी बायर है तो टाइम वैल्यू का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी तरह से प्रीमियम गल जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी एक्सपायरी पे नहीं आएगा। और डेल्टा से आपको यह पता लग जाएगा कि इन द मनी अगर डेल्टा 0.5 है तो आप समझ लीजिए कि इन द मनी में आने की 0.5% संभावना है एक्सपायरी पर। अब बात करते हैं वेगा की। वेगा मार्केट की उतार चढ़ाव के बारे में आपको बताता है। जब वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आमतौर पे देखिए जैसे फेड के डिसीजन आने वाले हैं, या अगर इक्विटी के टर्म में समझे तो अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, डिविडेंड का ऐलान होने वाला है, बायबैक का ऐलान होने वाला है, तो वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे प्रीमियम प्राइस काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब वॉलिटिलिटी शांत होती है तो हिस्टोरिकल लेवल पे प्रीमियम आ जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि वॉलिटिलिटी के दौरान, अनिश्चितता के दौर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, और जब मार्केट स्थिर होगा तो प्रीमियम अचानक से गिर जाएंगे, और एक्सपायरी जब कभी भी लंबा भी हो तो भी इस तरह के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिए और ग्रीक्स को समझे, तभी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू करें। ओके, तो ये भी पाठशाला विश्वमोहन ने कर दी कमोडिटी की एबीसीडी में, और इसका यूज करके आप न सिर्फ कमोडिटीज मार्केट में बल्कि इक्विटीज में भी इसके एप्लीकेशन से आप पैसे कमा सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे। मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। राजेश जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, राजेश तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन उनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। इनके पास है एमटार टेक्नोलॉजीज के 700 शेयर 1150 रुपए के भाव पर। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश, आपने कब लिए थे शेयर ये, और कितना समय इसको आप दे सकते हैं? मैं इसको कम से कम 2 साल दे सकता हूं, और मैंने 1.5 साल हो गया लेके। 1.5 साल हो गया। एमटारटेक की खास बात यह है कि इसका जो मैनेजमेंट का जो एक्सपर्टीज है वो बहुत अच्छा है। छोटी साइज की कंपनी है लेकिन एक बढ़िया सेगमेंट में ऑपरेट करती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित डिफेंस का एक बड़ा सेगमेंट इनके पास है। तो मैनेजमेंट क्लीन है और आगे विजिबिलिटी भी अच्छी है। आस्था, आप इस बात से क्या इत्तेफाक रखती हैं कि यहाँ से ग्रोथ की उम्मीद ये करें? हालांकि अभी आप देख लीजिए इनके भाव से 5,20,000 रुपए का एक शेयर में मुनाफा इनको हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एमटार टेक काफी सॉलिड कंपनी है। इनफैक्ट आईपीओ आया था तब भी मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मैंने रिकमेंड किया था, और यही मेरा व्यू था कि एक पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, ये डिफेंस क्षेत्र की ही ये कंपनी मानी जाएगी। मुझे लगता है कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इन्होंने यहाँ पे लंबे समय तक रखने की इच्छा जाहिर की है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करिए, कोई दिक्कत लगती नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का ही कैंडिडेट है। इनिशियल टारगेट मेरे हिसाब से 2100 का रहेगा, और उसके ऊपर के बिस्तर ये काउंटर में दिखाता हुआ नजर आए। थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग कर लें क्या, क्योंकि सॉलिड उनको मुनाफा हो रहा है? देखिए अगर थोड़ा ये एनकैशमेंट करना चाहते हैं या कैश की जरूरत है तो भी मैं 1/4 ऑफ द पोजीशन में ही प्रॉफिट बुक कर लूंगी। ठीक है, एमटार टेक पर बहुत ही पॉजिटिव व्यू है आस्था का, और बता रही हैं कि आईपीओ में भी उन्होंने पैसे लगाने की सलाह दी थी और आज भी बढ़िया तेजी है 5% के आसपास की शेयर में। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से शंकर का सवाल लेंगे, और इनका सवाल आया है फेसबुक के जरिए, और इनके पास से डीएलएफ जो कि रियल एस्टेट सेक्टर का दिग्गज है। रियल एस्टेट का आप किंग भी कह सकते हैं। रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, हर तरह के सेगमेंट में अच्छे से ऑपरेट करते हैं, और शेयर भी इसके 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 423 का आपको भाव दिखेगा, आज थोड़ा सा कमजोर ये है, लेकिन हमने लगातार इसमें धीरे धीरे करके ऊपरी स्तर पर आते हुए शेयर को देखा है। 397 की बाइंग है कुणाल, और आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है डीएलएफ। आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसके चार्ट्स तो मजबूत ही दिखेंगे आपको, सलाह क्या होगी आपकी? जी अभिषेक, अगर हम थोड़ा जूम आउट करके चार्ट देखते हैं, उसकी लंबी अवधि का चार्ट देखें तो नवंबर 2021, अक्टूबर एंड नवंबर 2021 में ये काउंटर 430 से 440 के बीच में ही घूम रहा था। वहां से हमने बहुत ही बड़ा करेक्शन देखा 340 तक का, और फिर से ये काउंटर 430 440 के पास पहुंचा है। अब जो प्रीवियस हाई है
वो हम जनरली टेक्निकल्स में रेजिस्टेंस की और कंसीडर करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू होगा। नई पोजीशन तो डेफिनेटली नहीं बना सकते। अगर पोजीशन है और इन्हें अगर थोड़ा सा ट्रेल करना होगा स्टॉप लॉस, तो 415 पे स्टॉप लॉस लगा कि ये पोजीशन कैरी कर सकते हैं। आई थिंक इसमें नई रुझान तब शुरू होगी जब ये 440 का लेवल क्रॉस करेगा। आई थिंक तब तक इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली इस लेवल पे हो सकती है। सो थोड़ा सा कॉशियस भी होगा, ट्रेल कर दें स्टॉप लॉस, 415 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 415 के स्टॉप लॉस के साथ आप डीएलएफ में बने रहें। 440 के ऊपर नई तेजी की शुरुआत होगी और पिछले हफ्ते हमारे कई एक्सपर्ट्स आपको यही सलाह दे रहे थे, 440 के टारगेट वो सुझा भी रहे थे। तो आपके लिए कुणाल की भी ओपिनियन उससे मैच कर रही है। 440 के ऊपर ही नई तेजी होगी डीएलएफ में। चलेंगे कोलकाता, वहां से विजय गुप्ता हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर और क्या सलाह चाहिए आपको? सर अभिषेक जी नमस्कार। जी सर बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास में टाटा स्टील के 3715 शेयर्स हैं जो कि मैंने 11715 पे लिए हुए हैं। 11715, 117 रुपए 15 पैसे। जी सर। ठीक है, 117 रुपए 15 पैसे। ठीक है, इसको हम करेक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। 117.15 की बाइंग है और आज टाटा स्टील के नतीजे भी आ रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ सकती है। ऐसे हमारा अनुमान है। इन हाउस हमने जो इसको ट्रैक किया है, स्टडी किया है, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके डेटा को समझ के ये आकलन पर हम पहुंचे हैं। टाटा स्टील आस्था आपसे व्यू लेंगे क्योंकि इनके भाव से ना देखिए 10 रुपये नीचे है और टाटा स्टील को हमने देखा है कि जब स्प्लिट होने के बाद इसने रफ्तार पकड़ी, लेकिन वो रफ्तार कहीं ना कहीं कैप्ड थी, एक वो रेंज में ही थी। और हमारी जो बातचीत हो रही थी और जिस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे, कई बार डिमांड को लेकर चिंता, कई बार चीन की इकोनॉमी को लेकर चिंता, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बेट्स बन गए हैं ये। और इससे तमाम लोग सहमत भी हैं कि ट्रेड के लिए तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए शायद कोई बड़ा व्यू नहीं बना सकते हैं। टाटा स्टील पर आपकी क्या राय है नतीजों से पहले आप बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि ये ज्योग्राफीज अक्रॉस द ज्योग्राफीज डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है। यूरोप का देखें तो वहां का जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो भी यहाँ पे हैम्पर करता हुआ नजर आएगा कंपनी के नतीजों को। इनफैक्ट जो कंपनी लास्ट क्वार्टर में भी नतीजे दिखाए थे उसमें भी डिक्लाइन दिखा रही थी। मेरे हिसाब से कंपनी ऑल्दो कंपनी का पूरा फोकस है कि वो वॉल्यूम को यहाँ पे एक्सपेंड करें और वो पूरा केपेक्स भी इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी स्टेप्स कंपनी ले रही है ये लॉन्ग टर्म के स्टेप्स है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कंपनी से यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद करनी चाहिए अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनली रिजल्ट अच्छे आ जाएं। तो जो ये एक तरह से इन्होंने कॉल लिया है, ये मीडियम टर्म को ये एक अपना टाइम पीरियड बना के इसको होल्ड करे, क्योंकि अभी देखिए ज्यादा डिफरेंस है नहीं कॉस्ट प्राइस से। मुझे लगता है आराम से कॉस्ट प्राइस तो इनको देखने को मिलेगी, इसलिए अभी एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है, लॉस होगा। बेटर है एक बार नतीजे भी देख लीजिए और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू बना लीजिए जिसमें 3 से 4 महीने अगर समय सीमा रखेंगे तो यहाँ से अच्छा रिटर्न भी ये काउंटर को देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा लंबी अवधि में ज्यादा पॉजिटिव हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी टाटा स्टील में, लेकिन होल्ड करने की आपके लिए सलाह है आस्था की तरफ से। महाराष्ट्र से गिरीश का सवाल लेंगे। गिरीश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ सर, हमारे पास एफएल इंडिया है सर। जी, भाव? सर एवरेज प्राइस सर 1020 का है। 1020 रुपये की एवरेज प्राइस है, लेकिन एवरेज प्राइस से नीचे तकरीबन 100 रुपये ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एफएल इंडिया मोबाइल मार्केटिंग स्पेस वाली कंपनी है, हालांकि कई सारे नए सेगमेंट्स में भी ये निवेश कर रही है। एक कंपनी है बॉबल एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, उसमें भी इनका निवेश है, ठीक ठाक निवेश है। एफएल, इस पर आपका आस्था आपसे ही व्यू लेंगे, चूँकि एक यूनिक सेगमेंट है और वहाँ पर ग्रोथ की पोटेंशियल्स हैं, लेकिन ये शेयर ने चढ़ते थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया था और अब वो करेक्शन हम देख रहे हैं उस फेज़ में शायद अभी भी है। ये एफएल में आपको लगता है कि पुलबैक रैली में फिर से ये जिन लेवल्स पे था पहले वहाँ जाने का पोटेंशियल है इसमें? बिल्कुल, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन भी हुए हैं, डिवाइस एडिशंस भी इस कंपनी ने दिखाए हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें जो है ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ पे जिसे कहते हैं कि वो पे करती हुई नजर आएगी। इनका फल इनको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सो अभी तो ये बिल्कुल होल्ड करें क्योंकि जो पहले तिमाही के नतीजे थे वो भी कुछ इतना ज्यादा खराब नहीं थे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे कि कंपनी की गाइडेंस भी अच्छी थी,
क्योंकि कंपनी की डील विंस भी यहाँ पे हुई हैं। उस हिसाब से कंपनी ने गाइडेंस भी अच्छी दी थी पूरे फुल ईयर FY23 के जो नतीजे आएंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है नतीजे ठीक आने चाहिए अगर गाइडेंस सही साबित हुई तो, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी एफएल इंडिया। ठीक है, एफएल इंडिया को होल्ड करने की सलाह है आस्था की तरफ से। पंजाब से राजीव शर्मा हमारे साथ हैं। राजीव जी बताइए, पंजाब में आपने कहाँ से फ़ोन किया है और आपके पास शेयर कौन सा है, सलाह क्या चाहिए? अमृतसर जंडियाला गुरु से बोल रहा हूँ। यस बैंक के मेरे पास 1200 शेयर है। ठीक है, यस बैंक के 1200 शेयर हैं। 1200 शेयर है, 19 रुपये 10 पैसे से। 19 पैसे 10 पैसे, ये आपका एवरेज प्राइस है क्या? एवरेज प्राइस सर। ठीक है, एवरेज कर करके 19 रुपये के आसपास की कॉस्ट तो कर ली है, लेकिन कुणाल आप यूँ दीजिए यस बैंक, हालांकि हमने देखा था कि नतीजों ने निराश किया, प्रॉफिट में तकरीबन 45% के आसपास का डिप आया, तो ये कंसर्न है येस बैंक के कारोबार को लेकर, और मेन ये है कि बैलेंस शीट को कितनी बढ़ा पाते हैं, उन एफर्ट्स पर बाजार की नज़र है। हालांकि पिछले दिनों कुछ इन्होंने कोशिशें की हैं अपनी बुक्स को क्लीन करने की, या फिर जिन कारोबार पर प्रेशर है उसको अलग करके, लेकिन स्टॉक्स में हम कुछ खास रुझान देख नहीं रहे हैं। 12 से इसने 24 तक का सफ़र ज़रूर तय किया, लेकिन वहाँ पर इसका टॉप बन गया, और वहाँ पर रेटिना सुदेश ने लोगों को राय भी दी थी कि अब शायद आगे जाने के लिए कोई ख़ास ट्रिगर बचते नहीं है येस बैंक के पास। आप कौन सा लेवल लेकर चल रहे हैं कुणाल अपने दिमाग में? चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कब ये शेयर पुनः हम इसमें तेज़ी देखेंगे? अभिषेक, इस काउंटर में कहीं भी मोमेंटम तो डेफिनेटली नहीं है, और एक लेवल जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो है अप्रैल 2021 से लेके अब तक का एक लेवल है, और वो है 15 रुपए का। पहले ये करीब 6 से 7 महीने, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 2021 से लेके जुलाई 2022, माफ करिएगा 15 से 16 महीने तक 15 रुपए का एक रेजिस्टेंस बन रहा था। अब यही लेवल है जो इसका सपोर्ट बन के चल रहा है। सो ये काउंटर आप देखिए अभी भी गिरा था, करीब 15 लेवल के थोड़ा सा नीचे गया था, फिर से संभल कर 15 के होल्ड करके चल रहा है। सो ये एक लेवल है जो हमें ध्यान में रखना होगा। अगर ये काउंटर डिसाइसिवली 15 के नीचे क्लोजिंग देता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए इस पोजीशन से। इस काउंटर को तभी पिकअप करना चाहिए जब आई थिंक इसमें मोमेंटम हो। एज ऑफ नाउ ऑन चार्ट देयर इज नो मोमेंटम। एक ब्रेकआउट लेवल सजेस्ट कर सकते हैं, और वो है 17 रुपए 50 पैसे का। अगर ये 17.50 के ऊपर निकलता है तो हम शायद इसे रिविजिट करेंगे, एक मोमेंटम ट्रेड लेके एग्जिट कर देंगे, बट इसमें 15 के नीचे बने रहने की सलाह नहीं होगी एज ऑफ नाउ। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 15 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 15 के नीचे एग्जिट कर लीजिएगा येस बैंक से। अगला सवाल दिल्ली से हमें राजेंद्र गुप्ता जी ने भेजा है। इनका सवाल है ग्रीव्स कॉटन पर 300 शेयर 140 पर इन्होंने लिया हुआ है। कुणाल, इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, और पिछले काफी समय से हम ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देख रहे हैं शेयर में। क्या व्यू बन रहा है आपका ग्रीव्स कॉटन पर? पूजा, काउंटर तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। अगर मार्च 2021 से लेके अब तक की बात करें, करीब 2 साल, ये काउंटर 120-25 पे आता है और वहीं से रिवर्सल बताता है। अब देखिए अभी 3-4 हफ्तों पहले ही इसका जो बॉटम बना था वो 120 का ही बना था, और अभी 133 पे चल रहा है। सो लंबी अवधि का नजरिया हो तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रहें। इनफैक्ट 120 पे मिल रहा हो तो फिर से ऐड भी करें, आई थिंक बहुत ही अच्छा लेवल है। बट इसमें मोमेंटम होगी जब ये काउंटर 150 के लेवल के ऊपर निकलता है, तब तक इसमें मोमेंटम आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो लंबी अवधि के नजरिए से 120 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह होगी। अगर मोमेंटम ट्रेड करना होगा तो वेट करिए, आई थिंक 150 के ऊपर इसे हमें रिविजिट करना होगा। ठीक है, ग्रीव्स कॉटन 150 रुपए के ऊपर आप इसकी समीक्षा कीजिए, और ये कतई आप मत सोचिएगा कि कॉटन जुड़ा है तो कॉटन वाली कंपनी है। ये दरअसल इंजन बनाती है, और एम्पियर नाम से आपने स्कूटर्स देखे होंगे, ई स्कूटर्स, वो भी ग्रीव्स कॉटन के हैं। और अब तो 3 व्हीलर के इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 व्हीलर हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, उस कारोबार में भी कंपनी उतर गई है, तो उसको भी ध्यान में रखे अब इसको एसेस किया जाता है फंडामेंटली। आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक से अशोक कुमार हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए प्लीज। अशोक जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरे पास 100 शेयर्स रैलीस इंडिया के। हाँ या आई बाइड 350 रुपीज। 350 रुपए के भाव पर आपकी ये खरीद थोड़ी सी पुरानी लगती है अशोक जी। पुरानी आई थिंक मे बी लास्ट दीपावली लास्ट दीपावली लास्ट दीपावली की खरीद है, और हम देख रहे हैं कि
350 आई थिंक उससे भी पुरानी है, लास्ट टू लास्ट दीपावली शायद आप बात कर रहे होंगे, एक बार इसको ज़रा देखना पड़ेगा। 350 के स्तर तक जाने के बाद ही इस शेयर को हमने घूमते हुए देखा, नीचे आते हुए देखा, और अब तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। हालांकि अच्छी बात आपके हक़ में ये है कि हम हाल फिलहाल केमिकल स्टॉक्स में तेज़ी देख रहे हैं और आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, तो ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत वैसे है नहीं। लेकिन फिर भी आस्था, रैलिस इंडिया क्या भी होगा आपका इस पर? देखिए, नतीजे अच्छे नहीं थे। एक तो प्रोविजंस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किए, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा हुए। उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स में हमें एक कमी देखने को मिली और ये क्वार्टर उनका इतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी आउटलुक भी पॉजिटिव नहीं है आने वाले टाइम में। और आप देखेंगे अभिषेक जी, तो काफ़ी टाइम से ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो नतीजे अगर अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि प्रोविजंस ज़्यादा है, इम्पेयरमेंट लॉसेस ज़्यादा दिखा दिए, तो उसका असर हमें देखने को मिलता है शेयर प्राइसेस पे। तो अभी बहुत ऊपरी स्तर पे क्योंकि इन्होंने खरीदा है, तो पार्शियली चाहे तो एग्जिट करें, पार्शियली होल्ड करें। देखिए, जो भी मैं कॉल्स आपके चैनल पे देती हूँ, या तो वहां पे लगाइए, मुझे लगता है नुकसान की भरपाई होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम वेंडिट इंडिया दिया था, आज भी 3-4% तेज है। तो जो हम कॉल्स लेते हैं या आपके चैनल पे देते हैं, उनमें से कहीं पे भी आप लगा लीजिए और इसके नुकसान को थोड़ा-सा भरने की कोशिश कीजिए। तो पार्शियली मैं एग्जिट करने की सलाह दूँगी क्योंकि मुझे आगे का समय भी इतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ नुकसान ज़रूर बुक करें, लेकिन हायर लेवल की खरीदें, तो कुछ अभी पूरी तरह से एग्जिट ना करें। ठीक है, तो पूरी तरह से एग्जिट मत करिए, आप बने रहिए स्टॉक में। पार्शियल आप एग्जिट यहाँ पर ले सकते हैं रैलिस इंडिया में, क्योंकि हाल फिलहाल में नतीजे अच्छे नहीं आए, इस वजह से उसका असर स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं फेसबुक से। फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है, पुणे से किरण ने अपना सवाल हमें भेजा और इनका सवाल है रेमंड पर। इन्होंने 5 शेयर्स 1600 के लेवल्स पर लिया हुआ है रेमंड का शेयर। और रेमंड तो हाल फिलहाल में खबरों में भी था काफ़ी ज़्यादा, और मेरे ख्याल से इन्होंने टाइम तो मेंशन नहीं किया, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उसी दौरान यहाँ पर एंट्री ले ली थी जब गोदरेज कंज्यूमर के यहाँ पर कंज्यूमर कारोबार की खबर आई थी खरीदने की। स्टॉक में अच्छी तेजी थी, लेकिन जब खबर आई उसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक 2% नीचे है और इसी दौरान उन्होंने शायद यहाँ पर एंट्री भी ले ली है। कुणाल, रेमंड पर अपनी राय दीजिए, अभी क्या करे, क्या करेक्शन और दिखाई दे रहा है आपको, या फिर अभी भी बने रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है? पूजा, अगर इसके हिस्टोरिकल चार्ट की बात करें तो दिसंबर 2022 में इस काउंटर ने 1650 के कुछ हाई किए थे। वहां से हमने एक बहुत ही स्टीप करेक्शन देखा 1100 तक का। रिसेंटली एक ही दिन हुआ था जिस दिन इस काउंटर ने ब्रेकआउट दिया 1650 का और फिर से नीचे आ गया 1560 पे। आई कंसिडर दिस टू बी लाइक अ ट्रैप। मुझे लगता है कि शायद ये जो ऊपर एक ही स्पाइक बना था इसमें ट्रैप हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर को लगाने की सलाह देंगे और वो है 1535 का। अगर काउंटर 1535 के नीचे क्लोज देता है तो इस काउंटर से एक बार के लिए एग्जिट हो जाए। अगर ये फिर से 1650 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करता है तो री एंटर हो सकते हैं, बट इसमें लंबी अवधि के लिए एज ऑफ नाउ बी वेरी कॉशियस। 1535 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, बट अगर वो ट्रिगर हुआ तो इसमें डेफिनेटली एग्जिट करना है। ओके, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए अभी फिलहाल। अगर आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कंटिन्यू रखिए अपनी होल्डिंग को, अगर आपका शॉर्ट टर्म नजर गया है तो। वरना रेमंड के तरफ से कमेंट्री तो काफ़ी पॉजिटिव आई थी। कर्ज मुक्त, अपने कर्ज में भी कमी करने की कंपनी योजना थी इस डील के जरिए, तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो आप रखिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। पालेंगे कोलकाता से, और इनका सवाल है फेसबुक के जरिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर, और इनके पास है 50 शेयर 580 रुपए के भाव पर। बोरोसिल नाम से 2 शेयर, ये आप ध्यान रखिएगा। बोरोसिल एक स्टॉक है, बोरोसिल लिमिटेड, 400 रुपए के आसपास का भाव है, और दूसरा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स जिसका कि 500 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल चल रहे हैं। तो 580 पर उन्होंने लिया है और 515 रुपए के आसपास है नुकसान इनको हो रहा है इनके पोर्टफोलियो में। आस्था, क्या सलाह देंगी आप बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर? देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल्स का पहला वाला क्वार्टर जो था, यानी कि तीसरी तिमाही जो थी ये फाइनेंशियल ईयर की, वो इतनी अच्छी नहीं थी। हमने एक डिक्लाइन वहां पे देखा था। मेरे हिसाब से पर ये वाली जो तिमाही है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि कहीं पे इन्होंने कुछ एक जगह पे इनके जो ट्रायल
करने थे इनको कमर्शियल प्रोडक्शन, वो भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वहां से अगर प्रोडक्शन कमेंस होता है तो वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा कंपनी के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए आप इस स्टॉक में। अगला सवाल उत्तर प्रदेश से संतोष गुप्ता जी ने भेजा है। सवाल है इनका टाइटन पर 11 शेयर्स 2604 के आसपास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है टाइटन का। इस वक्त अगर टाइटन के लेवल्स देखें तो इनको अभी फिलहाल इस स्टॉक में हल्का मुनाफा हो रहा है क्योंकि इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे टाइटन में? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? पूजा मार्च 2022 जब इस काउंटर ने बॉटम की थी करीब 2340, वहां से लेके ये काउंटर एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना के चल रहा है। एज ऑफ नाउ 2640 का लेवल है। आई थिंक ये ट्रेंड अब तक इसमें पॉजिटिव ही है, रुझान बनी हुई है, तो होल्ड करने की सलाह बनेगी। हमें इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा, वो है 2590 का, 2590 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे और इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। आई थिंक ये काउंटर अगर ये अपनी रुझान कंटिन्यू रखता है तो करीब 2740 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। सो लंबी अवधि के लिए विद मिड टर्म व्यू आल्सो वन कैन होल्ड द पोजीशन। टाइटन को होल्ड करने की सलाह है। 2740 रुपए की आप स्तर पर नजर रखिए और नतीजों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कल इसके नतीजे आएंगे टाइटन के, और चूंकि लास्ट ईयर का जो Q4 का बेस था थोड़ा सा कमज़ोर था, इस साल उम्मीद करके हम ये चल रहे हैं कि नतीजे कंपनी अच्छे पेश करेगी और जून वाला जो क्वार्टर है, यानी कि अभी जो तिमाही चल रही है अप्रैल मई जून, इसमें कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मैनेजमेंट कमेंट्री भी फोकस में होगा टाइटन का ज़रूर। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। आस्था और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, बाजार के साथ साथ तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त।